हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। चैनल फिज़िक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान के साथ मैं हूं आपका टीचर जाहिद खान। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि फिज़िक्स से रिलेटेड अमेजिंग कंसेप्ट आपको इजीली प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ज़रिए लगातार मिल सके। थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं और फर्स्ट एमसीक्यूज़ का डेटा है व्हेन combing our hair we shift electron from our hair onto the comb, the charge on our hair is dash। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहते हैं कि जब हम अपने हेयर बालों में कम्बिंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं अपने बालों से कंब के ऊपर। द चार्ज ऑन ऑफ आवर हेयर इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, समझना है इस कंसेप्ट को। सिंपली एमसीक्यूज हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल से आपके साथ इस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर इसको प्रेस करें या स्लाइड करें, आफ्टर द स्लाइड अगर हम देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस सरफेस फर्स्ट से सरफेस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं किसी दूसरे सरफेस पे चले गए, तो डियर स्टूडेंट, जिस सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके निकल जाते हैं तो इस सरफेस के ऊपर कौन से चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इस लॉ को हम क्वांटाइजेशन लॉ कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। और इसका मतलब है कि किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से मूव करेंगे तो रिमेनिंग सरफेस पे उतने ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम हेयर से हेयर को कम करें और आफ्टर द कम जो चार्ज हैं हेयर से वो कम पे चले जाते हैं तो हेयर पे कौन सा आएगा चार्ज? तो हम कह सकते हैं अगर कम हेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं कम सरफेस पे तो हेयर पे, क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो पीछे क्या रह जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ज़ीरो रहेगा या इनफाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि बालों से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं जो कम पे चले गए हैं तो पीछे जो बालों पे चार्ज रहेगा वो होगा पॉजिटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द यूनिट ऑफ चार्ज इज डैश। चार्ज का यूनिट क्या है? फेराड है, कूलम है, वोल्ट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, चार्ज के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो कूलम ने दिया था, तो सो हम कह सकते हैं चार्ज का यूनिट जो है वो है कूलम। और क्वांटाइजेशन के फार्मूले से भी हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्री चार्जेस। तो कूलम ने हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसेप्ट दिया था, तो चार्ज के ऊपर द यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड में है वो है कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट जो है वो है कूलम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट, इनिशियली अ स्फीयर हैज अ चार्ज -50 इलेक्ट्रॉन and the sphere B has a charge of 20 electron. The sphere are made of the conducting material and are identical in the size. If the sphere then touch, what is the resulting charge on sphere A? Dear student, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल इन साइज है यानी दोनों का साइज इक्वल है और एक का नाम हमने रखा ए और दूसरे का बी। तो डियर स्टूडेंट, कहते हैं ऑब्जेक्टिव का स्टेटस है कि अगर हमारे पास स्फीरिकल नंबर ए के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन -50 इलेक्ट्रॉन हैं इनिशियली और सरफेस बी के ऊपर 20 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हैं, तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, एक दूसरे के साथ टच करें,
तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे सरफेस स्फीयर ए के ऊपर? पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव 15 इलेक्ट्रॉन, प्लस 35 इलेक्ट्रॉन, डी माइनस 35 इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, समझना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी Q इक्वल्स टू एन ई का मतलब है कि किसी भी सरफेस से जितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्जेस किसी दूसरे सरफेस पे मूव करेंगे तो बाकी उस सरफेस के ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्फीयर ए के ऊपर 50 इलेक्ट्रॉन थे, बी के ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें पता है कि चार्ज जिस सरफेस से मूव करते हैं किसी दूसरे सरफेस पे, तो जितने चार्ज दूसरे सरफेस पे मूव करेंगे तो पहले वाले चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है किसी दूसरी स्फीयर के लिए, तो उतने ही नंबर्स में पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रीवियस जो सरफेस है उसके ऊपर उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि स्फीयर ए के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की तादाद, चार्जेस की तादाद जो है वो है -50, और बी सरफेस के ऊपर है पॉजिटिव 20 चार्जेस हैं। अब दोनों को कंबाइन किया, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम फॉर्म में ये तब आएंगे कि इधर तो -15 है और इधर 20 है, दोनों सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल ये तब होंगे जब -50 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से -15 इलेक्ट्रॉन बी सरफेस पे जाएंगे, तो यहाँ तो रह जाएंगे -35 और यहाँ हो जाएंगे +25, सॉरी +35। तो फिर दोनों ए और बी सरफेस जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाएंगे, यानी ए और बी के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं होंगे वो इक्वल होंगे। तो सो हम कह सकते हैं कि ए सरफेस जो है वो -15 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, बी सरफेस को प्रोवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट, मैं इस ऑब्जेक्टिव को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक सरफेस स्फीयर ए है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस 15 हैं, 50 हैं, और दूसरा स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो है 20। 50 और 20 तो इक्वल नहीं है। अगर क्वांटाइजेशन की तरफ आप मूव करें तो यहाँ से -15 इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ अगर मूव कर जाए तो दोनों सरफेस के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि -15 इलेक्ट्रॉन अगर स्फीयर ए बी को प्रोवाइड करे तो तब ए और बी के नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं दोनों सरफेस के ऊपर वो इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज हाफ, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल बिकम डैश। डियर स्टूडेंट, समझना है हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1, एक है Q2। तो न्यूमेरिकल में कहते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इज़ हाफ, अगर इन दोनों के दरमियान जो फासला r है, अगर इसको हम हाफ करें यानी पहले वाले से हाफ करें, R2 R1 के बराबर, यानी अब हम जो फाइनल डिस्टेंस ले रहे हैं अगर वो पहले वाली डिस्टेंस के हाफ करें, फॉर एग्जांपल अगर Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो है 4 मीटर फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट केस के लिए जब हम लेंगे तो Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला हमने ले लिया वो अब 2 है, यानी पहले का हाफ है। तो कहते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला अगर हम पहले वाले फासले का हाफ करें तो फोर्सेस क्या होंगे, दोनों चार्जेस के दरमियान हाफ होगा फोर्स, 1/4 होगा, डबल होगा या 4 टाइम होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला है और हम कह सकते हैं कूलम फोर्स जो है इसका डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है 1/r² के साथ, यानी जितना हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को ज़्यादा करेंगे इतना कोलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ नहीं किया है बल्कि पहले का हाफ किया है, डिक्रीज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1/r² की जगह अगर हम 1/2 स्क्वायर कर लें, क्योंकि r का हमने हाफ लिया हुआ है, जब इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा f
हमारे पास आ जाएगा 4। यानी इसका मतलब आफ्टर द कैलकुलेशन अगर इसको हम कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, तो फोर्स हमारे पास 4 टाइम्स फर्स्ट से किया होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को किया किया है, हाफ टाइम डिक्रीज किया है। जब हाफ टाइम डिक्रीज करेंगे तो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या हो जाएगा, वो फोर्स टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन है 1/2 r²। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी फोर्स अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो इनका कोलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ए एंड बी जो है, या Q1 और Q2 जो है, वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट MCQs हैं। द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट के डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द कूलम कांस्टेंट के डिपेंड ऑन डैश। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है फार्मूला है हमारे पास कूलम फोर्स का, वो है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो ऑब्जेक्टों के स्टेटस में कह रहे हैं कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है परमिटिविटी के लिए, तो वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट ऑफ परमेबिलिटी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज के वैल्यू के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट जो यूज़ हुआ है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1/4πε0। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के 4 एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट जो है। अब डियर स्टूडेंट, परमिटिविटी हम किस चीज़ को कहते हैं कि जो मीडियम अपने आप से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी भी सरफेस का अपने आप से पास करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को अपने आप से पास करना, इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैंने वाज़ेह भी किया, तो कहते हैं कि कूलम कांस्टेंट के जो है वो वैल्यू ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, या ऑल ऑफ दिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, के जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कोलम्बिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस के लिए, तो और के हमारे पास इक्वल है 1/4πε0 के, यानी के कांस्टेंट जो है फॉर द कूलम कोलम्बिक फोर्स, ये डिपेंड करता है मटेरियल मीडियम के ऊपर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, इन एडिशनल कैपेसिटर इज एडेड टू द ग्रुप ऑफ द कैपेसिटर इज ऑलरेडी कनेक्टेड इन द सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डैश। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का फार्मूला है फॉर द सीरीज कम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अगर हम इस सीरीज कम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर के साथ अगर एक और कैपेसिटर ऐड करें, तो क्या जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी या ये ज़ीरो के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए जब हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू C1 C2, यानी इस कम्बिनेशन में सबसे कम कैपेसिटर से भी कम वैल्यू हम यूज़ करेंगे इन दोनों के दरमियान, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में हम कैपेसिटर के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं समझा देता हूँ, अगर C1 हमारे पास 5 फेराड हैं और माइक्रोफेराड हैं, C2 अगर हमारे पास 10 माइक्रोफेराड हैं, तो डियर स्टूडेंट अब समझना है, यहाँ अगर इसकी सीरीज़ कम्बिनेशन में हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर को यूज़ करना चाहते हैं C1 और C2 के दरमियान, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 5 से भी कम होगी। सीरीज़ कम्बिनेशन में जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इसकी वैल्यू इन दोनों कम्बिनेशन में जो 5 सबसे कम फेराड वाला कैपेसिटर है, इससे भी कम वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में।
तो डियर स्टूडेंट, अगर सीरीज़ कम्बिनेशन में हम जितने कैपेसिटर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा टारगेट यही होगा कि इस कम्बिनेशन में सबसे कम कैपेसिटर जो होगा इससे भी कम वैल्यू वाला कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो सीरीज़ कम्बिनेशन में लगे हुए सबसे कम कैपेसिटर से भी कम वैल्यू होगी। जो इन 3, 4, 5 जितने भी कैपेसिटर है सीरीज़ कम्बिनेशन में लगे हुए, तो इसमें हम सबसे कम वाले कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं C1, C2, इन दोनों की वैल्यू से कम वैल्यू वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारे पास, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि वोल्टेज का यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास यूनिट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं वोल्टेज हमारे पास इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो फेराड तो कैपेसिटर की यूनिट है, कूलम चार्जेस की यूनिट है, न्यूटन पर कूलम यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज ये एक अलग है, न्यूटन पर कूलम। तो डियर स्टूडेंट, हम वर्क कहते हैं जूल पर कूलम। अगर हमारे पास यहाँ होता, ये अगर जूल कूलम इन्वर्स होता, तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि बोथ सी एंड डी। लेकिन यहाँ वोल्टेज की यूनिट हमसे पूछा है, तो वोल्टेज हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को। तो वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज और ईएमएफ ये सेम नाम है इस प्रोसेस के, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के, लेकिन डिफरेंस प्लेसेस पे हम यूज़ करते हैं ईएमएफ, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज की यूनिट सेम है, तो हमारे पास यूनिट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास यूनिट है वोल्ट, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं जूल कूलम इनवर्स, और ये भी वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सब्जेक्ट तो है, four identical 1 microfarad capacitor are connected together electrically. What is the least possible capacitance of the combination? तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 4 कैपेसिटर हैं, C1 यहाँ एक्सप्लेन भी किया, C2, C3, C4, और दोनों की वोल्टेज जो है कैपेसिटेंस जो है वो है 1 माइक्रोफेराड, यानी एक जैसे माइक्रोफेराड के कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर हमने 4 ले लिए हैं। तो कह रहे हैं कि इसका लीस्ट कैपेसिटेंस क्या होगा इक्विवेलेंट सीरीज़ कम्बिनेशन में अगर हम इसको ले लें। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है सीरीज़ कम्बिनेशन में इसका लीस्ट कैपे 1 आवर, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए हम सीरीज़ में लिख सकते हैं फार्मूला 1 आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस और अप टू सो ऑन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबकी जगह हमने C1 की भी वैल्यू पुट की, C2, C3, C4, क्योंकि हमारे पास जो 4 कैपेसिटर हैं, तो इसकी वैल्यू ली। जब हमने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो 1 आवर इक्विवेलेंट हमारे पास आया 1 आवर 4। तो 1 आवर इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 1 आवर 4 माइक्रो फेराड के। 1 आवर 8 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इस सीरीज़ कम्बिनेशन में हम लेंगे तो ये हर के एक की वैल्यू से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीस्ट का हमें कहा है, यानी हमें इस सब्जेक्टों में कहा है कि पैरेलल कम्बिनेशन के लिए नहीं कहा है, लीस्ट पॉसिबल कैपेसिटेंस का कहा है। तो हम सीरीज़ कम्बिनेशन में जाएंगे, तो सीरीज़ कम्बिनेशन में 4 माइक्रोफेराड नहीं आ सकता, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता कैपेसिटेंस, बराबर भी नहीं हो सकता, लेस हो सकता है। तो यहाँ हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफेराड। तो जब 1 माइक्रोफेराड होगी तो 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, 4 तो ग्रेटर है, 1 से वैल्यू कम होगी, तो 1 से वैल्यू जो है वो जो कम आ रही है इस फार्मूले से, तो वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफेराड। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट एमसीक्यूज हैं और इसकी डेटा है, स्टेटस है। अ कैपेसिटर सी हैज़ अ चार्ज क्यू, द इक्वल चार्ज ऑन इट्स प्लेट इज डैश। अगर एक कैपेसिटर है और इस में पाए जाने वाले चार्ज जो हैं वो है क्यू, तो इक्वल चार्ज क्या होगा। तो हमें पता है अगर कैपेसिटर के एक प्लेट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो दूसरे प्लेट पे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे।
तो डियर स्टूडेंट, दोनों के ऊपर पॉजिटिव सिर्फ क्यों, यानी दोनों के ऊपर चार्जेस नहीं हो सकते। एक के ऊपर चार्जेस होंगे, दूसरे के ऊपर ज़ीरो, ही ऑप्शन भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जितने पॉजिटिव चार्ज एक लेफ़्ट साइड के प्लेट पे होंगे तो उतने राइट साइड के भी होंगे। अगर इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल यहाँ नेगेटिव 4 चार्जेस हैं तो यहाँ पॉजिटिव 4 चार्ज होंगे। अगर यहाँ नेगेटिव 4 चार्जेस हैं तो यहाँ पॉजिटिव 4 चार्जेस होंगे। हाफ भी नहीं हो सकते, क्यों बाई टू, माइनस क्यों बाई टू नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमें कहा है कि चार्ज क्यों है, क्यों बाई हाफ नहीं है। अगर क्यों बाई टू होते तो फिर ये ऑप्शन भी करेक्ट था, लेकिन सिर्फ चार्ज क्यों का कहा है। अगर टोटल चार्ज क्यों है कैपेसिटर के ऊपर, तो एक प्लेट और दूसरे प्लेट के ऊपर क्या होंगे, तो ये क्यों जो है ये कम्बिनेशन है पॉजिटिव क्यों के एंड नेगेटिव क्यों के। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस एमसीक्यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 10th के लिए जो एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व की, एक्सरसाइज की, इसके कंसेप्ट की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स करके आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्टों में, जहाँ भी जिस ऑब्जेक्टों में प्रॉब्लम हो, आप इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉच।